हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का सेकंड लेसन जो है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, उन्हीं को फोकस करेंगे और उन्हीं को हम समझेंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें, है ना मित्रों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पुस्तक में कि निम्नलिखित को अलग करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगी। तो जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें ABCDEFGHIJ, उनको बताना है कि अगर इन दो मिश्रणों में को हमें अलग अलग करना है तो कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी। छानने वाली के वो बाष्पन विधि, ऊर्ध्वपातन या वगैरह वगैरह। तो देखिए, पहला दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड को अगर जल के विलयन से अलग करना है ना, सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम क्लोराइड का बेशक होता है नमक। क्या होता है? नमक। और नमक को अगर हमें जल से अलग करना है तो उसके लिए पहली इसका सही आंसर है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण मतलब आप जानते हैं कि जब जल गर्म हो जाता है और वह क्वथनांक डिग्री तक पहुंच जाता है, उसका लेवल जहां तक वो उबलना चालू हो जाता है तो भाप बनना चालू हो जाता है। उस प्रकार से पानी पानी पूरा भाप बन के उड़ जाएगा और नमक नमक जो बचा रहेगा वो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बाष्पीकरण विधि इसमें होगी। दूसरा है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करना। यदि अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड का मतलब होता है एक तरीके से क्या, जो आपका कपूर होता है जलाने वाला, पूजा करने वाला कपूर, उसको और नमक को अगर उसका चूर्ण मिला हुआ है तो उसको हम नमक से कैसे अलग करेंगे। उसका है ऊर्ध्वपातन विधि। इसका ऊर्ध्वपातन विधि का मतलब होता है कि अगर हम इसको गर्म करेंगे तो जो कपूर है वो क्या हो जाएगा, नमक से अलग हो जाएगा। याद रखना, नमक से अलग हो जाएगा बिना लिक्विड फॉर्म के। ये कपूर में क्या होता है कि वह लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, अगर गर्म हुआ तो सीधा गैस बन जाता है और गैस बन के जिसमें भी आप जो दोनों रखे होंगे उसकी बॉर्डर पर उसकी जो है चारों तरफ वो चिपक जाएगा। याद रखना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है कि बिना लिक्विड के सीधा ठोस से गैस। तीसरा है दही से मक्खन निकालने के लिए। तो दही से मक्खन निकालने के लिए, अब देखिए, दही से क्या करना है, मक्खन निकालना है ना दही से। अच्छा छोड़ी, सी जो है आपका कि धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से अलग करना। तो अगर कार के इंजन ऑयल में छोटे छोटे टुकड़े चले गए हैं तो उसको हम छानन विधि, छानने की विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। अलग है दही से मक्खन निकालने के लिए। तो दही से मक्खन निकालिए अपकेंद्रण, जो हम घुमाते हैं ना, दही मथते हैं दूध को तो मठा अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है, घी अलग हो जाता है, इस तरह से। तो वो अपकेंद्रण विधि कहलाती है ना, अलग है। अब इसके बाद है आपका जल से तेल निकालना। तो जल से तेल निकालने के लिए हम जो विधि अपनाएंगे वो है कीप पृथक्करण। क्या है? कीप पृथक्करण। गोल गोल आ जाती है तो उससे बीच बीच में जो तेल है वो आपका बीच में रह जाता है और पानी पानी आप नीचे से निकाल सकते हैं। ठीक है, कीप पृथक्करण विधि। चाय से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए हम छानन विधि, छानते हैं उसको। बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण। लोहे की पिने हैं तो चुंबक फेर दीजिए तो उसमें चिपक जाएगी लोहे की कीलें। भूसे से गेहूं के दानों को अलग करें। विन्नोइंग, विन्नोइंग मतलब है ना, पवन से जैसे खड़े होकर आप जो है भूसे उड़ाएंगे अगर उस भूसे को, तो जो बजनी होता है बीज वो नीचे चला जाएगा और जो भूसा होता है वो भारी, वो हवा के साथ आगे बह जाएगा या उड़ जाएगा। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण का पानी से अलग करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे, कौन सी विधि, जी छानन विधि अपना सकते हैं। ठीक है, अगला है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी जो होती है, क्रोमेटोग्राफी हम अपना सकते हैं। किससे? जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं उससे विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करना पड़ेगा। तो चाय तैयार करने के लिए सबसे पहला है, देखिए आंसर, सबसे पहला है कि, तो क्वेश्चन के नीचे आपको और दिख रहा होगा क्या कि विलयन, विलायक, विलय। तो विलयन होता है जब हम दो चीजों का जो मिश्रण कर देते हैं तो वो विलयन कहलाता है। जैसे कि यदि हमने नींबू और पानी और शक्कर को मिला दिया तो वो शरबत बन जाएगा ना, तो वो विलयन है। विलायक क्या है? तो विलायक है जिसमें ज्यादा मात्रा हो जिसकी, तो वो विलायक है। जैसे कि शरबत में जल की ज्यादा मात्रा होती है तो वो विलायक है, बाकी नींबू का शरबत और शक्कर की कम मात्रा है तो वो विलीय है। याद रखना, ठीक है। घुलनशील आप जानते हैं, जिसमें घुलन, जैसे कंकड़ और पत्थर घुलनशील नहीं है लेकिन शक्कर और जल घुलनशील है। ठीक है, अब जैसे इसका उत्तर है कि चाय बनाते समय हमें निम्न चरणों का उपयोग करना चाहिए। कौन कौन से? पहला है कि एक पतीली में थोड़ा विलायक गर्म करें। विलायक मतलब होता है जो ज्यादा हो, जैसे पानी।
दूसरी क्या है कि एक केतली में थोड़ी चाय पत्ती बिलिए डालें, है ना, बिलिए मतलब जो कम मात्रा में हो उस बिलियन में। उबलते पानी को केतली में डाल दें और पत्तियों को कुछ देर फूलने दें, यह बिलियन में बदल जाएगा, बिलियन मतलब घोल में बदल जाएगा। 1 कप में चीनी बिलिए जो कम है वो डालें और केतली बिलियन को केतली में डालें, जो घुला हुआ मिश्रण है उसको केतली में डाल दें। छलनी से छानकर बिलियन को कप में डाल दें, छलनी जो होती है आपकी उससे छानकर बिलियन को कप में घोल को कप में डालें। 2 चम्मच दूध डालें, चम्मच से मिलाएं, अब चाय तैयार है और चाय की पत्तियां जो अवशेष बचा हुआ है छलनी में रह जाएंगी, जबकि चाय जो छना हुआ भाग है घोल बिलियन में घुल जाएगा। चीनी और दूध घुलनशील पदार्थ हैं, जबकि चाय की पत्तियां अघुलनशील पदार्थ हैं, इसलिए वह छन्नी में रह जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है मित्रों, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लें और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरह का है, देखिए कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो सबसे पहले है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी दिए हुए तापमान पर जब उस द्रव में अधिक विलेय पदार्थ ना घुल सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि आप ये समझिए, जैसे यदि एक कप या 1 कप पानी में या 1 गिलास वाटर में एक सीमा होती है कि उसमें एक शक्कर या नमक को घोल दिया जाए, याद रखना। जैसे पानी के कणों के बीच में जितनी रिक्त जगह होगी वो शक्कर घोल के वो भर जाएगा, है ना, शक्कर के कण जो है वो वहाँ भर जाएंगी। इसके बाद वो कणों की जो रिक्त जगह है वो पूरी हो जाएगी, तो फिर शक्कर नहीं घुलने वाली। और जो है अगर नमक घोलेंगे तो एक सीमा तक नमक घुलेगा, इसके बाद वो नमक ऐसा नहीं है कि 1 गिलास नमक में आप आधा किलो या 1 किलो नमक, 1 गिलास पानी में आप कितना भी नमक घोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ तक जो घुलने की जो सीमा है वो फिनिश हो जाएगी, तो वही कहलाया संतृप्त विलयन। ठीक है मित्रों, हम इसको समझ लेते हैं कि दिए हुए तापमान पर जब द्रव और अधिक विलेय पदार्थ ना घुल सके तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, अगला है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, जब किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार के कणों का उपयोग किया जाता है या एक ही प्रकार के पदार्थ या लिए जाएं। जैसे सुनो ध्यान से, वे वस्तुएं जिनका दिए गए तापमान पर रंग, रूप, संरचना, स्वाद और स्वभाव एक समान रहे, उसके हर भाग में संरचना समान हो और उसे सरल भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित ना किया जा सके, या फिर जिस पदार्थ को में से कणों को जिनको अलग अलग ना किया जा सके उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। एक शुद्ध पदार्थ या उसे तत्व या फिर यौगिक, जैसे सोना जो है एक शुद्ध पदार्थ है, उसमें सोना ही सोना है। ठीक है, चांदी भी एक शुद्ध पदार्थ है ना, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि एक शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है मित्रों, जल एक शुद्ध पदार्थ है क्या, नहीं, क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घुला हुआ है, H2O, है ना, तो यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। अगला है कोलाइड। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मतलब अलग अलग प्रकार के जो है पदार्थ इसमें घुले हुए रहते हैं। इसमें विलेय व विलायक दोनों के कण समान रूप से फैले होते हैं। विलेय मतलब होता है जो कम मात्रा में है और विलायक जो ज्यादा मात्रा में है। अधिक देर तक रहने पर भी कण नीचे नहीं बैठते, क्योंकि इनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ये कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम से गुजरने वाले दृश्य प्रकाश को प्रकीर्णन कर देते हैं। तो कोलाइड जैसे दूध है ना, उसका एग्जाम्पल हो सकता है दूध के से अपन कहीं कितना भी रखा रहने दे तो, लेकिन दूध के जो व्हाइट वाले जो कण होते हैं, दूध एक प्रकार से क्या है, लिक्विड फॉर्म, पानी जैसा, तो क्या वो व्हाइट वाले कण जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अगर नहीं बैठते, जैसे हम अगर बहुत महीन मिट्टी पानी में मिला दें तो एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, लेकिन दूध के जो व्हाइट के कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, वो उसी में घुले रहते हैं। तो यह है क्या, कोलाइड विलयन। अगला है निलंबन। तो निलंबन एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है। तो विलायक जो होता है ना, विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है और जो कम मात्रा में हम जिसमें मिलाते हैं, जैसे शक्कर है पानी में मिलाई तो शक्कर एक विलेय है, उसके कण जो है उसमें नहीं घुलेंगे। ठीक है, शक्कर और पानी जो है एक समांगी मतलब एक घुलने वाला घुलनशील मिश्रण है, लेकिन निलंबन में ऐसा नहीं होता है और उसके कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके कणों का आकार होता है 5 से 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। अधिक देर तक बिना हिलाए रखने पर कण नीचे बैठ जाती हैं, जैसे चौक के पाउडर को पानी में विलयन। चौक या चूने को हम पानी में घोलेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा पानी ऊपर और चौक का पाउडर जो है नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम निलंबन कहते हैं, जिसमें कण नीचे बैठ जाते हैं और उसमें कण नीचे नहीं बैठते, वो कोलाइड है। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी में अलग अलग करें। जैसे सबसे पहले है आपका, तो समांगी में आप लिख सकते हैं सूड़ा जल, ठीक है, सिरका, सिरका एक खट्टा सा पदार्थ होता है, याद रखना, है ना, छनित चाय और बर्फ। तो ये जो है समांगी मिश्रण है। विषमांगी में है मिट्टी और लकड़ी, ठीक है, मिट्टी और लकड़ी। अगला है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन शुद्ध द्रव शुद्ध जल है या नहीं। तो सुनो ध्यान से, रंगहीन तरल पदार्थ किसी भी, रंगहीन मतलब जिसका कोई रंग ना हो, है ना, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड फॉर्म, है ना। तो रंगहीन तरल पदार्थ किसी भी भौतिक विधि द्वारा अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसे वाष्पित किया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता। यदि इस पदार्थ को यानी लिक्विड को अगर हम गर्म करके खौला दें और उबाल दें तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए दिया गया सरल पदार्थ कैसा है, शुद्ध है, याद रखें। इसलिए पानी को क्या बोल सकते हैं हम, तो शुद्ध बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको वाष्पीकरण विधि द्वारा अगर ऊपर उड़ा दें, अगर हमने किसी बर्तन में गर्म करके पानी रख दिया है तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी में कुछ नहीं बचेगा, पूरा पानी उड़ जाएगा। यदि पानी में कुछ बचा हुआ है नीचे तो फिर वो आपका शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएगा। आगे क्या है, दिए गए तरल को विद्युत छेदन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयतन के अनुसार 2:1 के अनुपात में प्राप्त होती है। अतः दिए गए तरल जल है जो एक यौगिक है, याद रखना, क्या है, एक यौगिक, एक तत्व नहीं है। सोना क्या है, वो चांदी एक तत्व है ना। यह एक यौगिक है जिसमें अलग अलग एटम का क्या है, मिश्रण है। जैसे पानी एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, मिश्रण है। दिया गया वायुमंडलीय दबाव पर, दिया गया तरल वायुमंडलीय दबाव पर 373 केल्विन पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, जो शुद्ध जल का क्वथनांक है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है भाप बनना चालू हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जो है बर्फ बनना चालू हो जाता है, तथा दिया गया तरल शुद्ध जल है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा गया है कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध हैं। तो बर्फ बताइए भैया, बर्फ आपकी शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो बर्फ आपकी शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। अब बर्फ क्या है आपका, तो इधर नीचे जो है आंसर उसी को देख लेते हैं हम। तो शुद्ध में आपको क्या लिखना है कि बर्फ आपकी जो है शुद्ध पदार्थ है, यानी इसको अगर हम वाष्पीकरण करेंगे तो बर्फ की जगह पे कुछ नहीं बचेगा, फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, फिर भाप गैस बन जाएगी। लोहा एक शुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध तत्व है, याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक शुद्ध है जिसमें अन्य किसी भी पदार्थ का मिश्रण नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड और पारा यानी मरकरी जो है, जो थर्मोमीटर में भरा रहता है, वो भी एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ छांटने थे तो हमने शुद्ध पदार्थ छांट दिए। अगला है कि निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। विलयन मतलब होता है घोल, है ना। विलयन क्या है, एक घोल है। शक्कर और पानी को अगर हम घोल देंगे तो वह विलयन बन जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, इसका सही उत्तर है कि क्या क्या कि समुद्री जल एक विलयन है यानी घोल है, वायु एक विलयन है जिसमें कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और सोडा जल भी एक विलयन है, उसमें सोडा और जल का मिक्सचर है, ठीक है। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा। टिंडल प्रभाव मतलब होता है कि यदि किसी भी, जैसे अपन बाहर धूप हो और खिड़की में थोड़ा सा भी सांस हो, तो उस सांस में से क्या होता है, वो प्रकाश की जो सूर्य की किरण की रे है वो अंदर आती है, याद रखना। तो वो हमको विजिबल होकर दिखती है ना, विजिबल दिखती है कि देखो ये आ रही है रे, है ना, वही होता है टिंडल प्रभाव। तो सुनिए इसमें क्या लिखा है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। दूध और स्टार्च एक विलयन टिंडल प्रभाव को दिखाएंगे। यदि हम दूध एक कांच का गिलास रखें, उसमें दूध भर के रख दें, उसमें सूर्य की प्रकाश या फिर टॉर्च से पीछे से अगर हम रोशनी डालेंगे तो उसकी किरण जो है प्रदर्शित होते हुए हमें दिखाएगी, कहाँ पर, अंधेरी कमरे में, ठीक है मित्रों। अगला है कि निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तत्व कौन से हैं, यौगिक तत्व मतलब बिल्कुल सिंगल उसमें एटम रहता है, उसमें और कुछ भी नहीं मिला रहता। यौगिक मतलब जिसमें कई, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है पानी, तो वो एक यौगिक है, याद रखना, है ना। और जैसे कपूर है तो वो भी एक यौगिक है, याद रखना, क्योंकि अमोनिया और क्लोराइड दोनों का मिश्रण है वो। और मिश्रण तो आप जानते हैं कई प्रकार का मिश्रण। जैसे अब देखो इसका सही उत्तर है, तो सबसे पहले तत्व हम देख लेते हैं। तत्व में जो सोडियम है, जो सोडियम वह क्या है, वह एक तत्व है, याद रखना। सोडियम क्या है, एक तत्व है। अगला जो मिट्टी है, मिट्टी क्या है, मिट्टी एक मिश्रण है,
ठीक है। मिट्टी क्या है, एक मिश्रण है। चीनी का घोल, तो चीनी के घोल क्या है, चीनी का घोल जो है आपका एक यौगिक है। क्या है, यौगिक। चीनी का घोल सी, तो एक यौगिक है। इसके बाद कैल्शियम, वो सॉरी चांदी, चांदी जो है वो है आपका क्या, एक तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका मिश्रण है। टिन, टिन क्या है, एक टिन भी एक क्या है, यौगिक है। टिन, टिन का एक कई तत्वों से मिलकर बना रहता है टिन। अगला क्या है, अगला है आपका टिन के बाद सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है आपका एक मिश्रण है। फिर है आपका कोयला, तो कोयला जो है आपका एक मिश्रण है। इसके बाद वायु, वायु भी एक आपको पता है, एक वायु जो है आपका मिश्रण ही है ना। वायु जो है आपका मिश्रण नहीं, एक तत्व है, ठीक है। वायु क्या है, तत्व। अब सबसे आखिरी से देख लेते हैं कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, रक्त आपका एक यौगिक है। मीट और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक यौगिक है, क्योंकि में ऑक्साइड और कार्बन मिले हुए हैं। इसके बाद आपका है मीथेन, ऊपर नीचे से की वाला, तो मीथेन जो है आपका, मीथेन जो है आपका एक तत्व है। और इसके बाद है आपका साबुन, तो साबुन जो है वो आपका एक, साबुन जो है वो एक तत्व है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं। तो भैया ध्यान से समझिए कि जो है एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार से उसके जो तत्व होते हैं, गुण होते हैं, उसके जो एटम होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता वस्तु। और रासायनिक परिवर्तन में इनमें सब में बदलाव होता रहता है। जैसे दूध को अगर हम दही में परिवर्तन करेंगे तो दूध के स्वाद और दही के स्वाद में अंतर हो गया। दूध के एटम और दही के एटम में, दूध के कणों, जो उसके कण होते हैं उसके दही के कण में जो है चेंज हो गया। जैसे अगर लकड़ी को हम काट दें तो वो एक भौतिक परिवर्तन, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा, क्योंकि लकड़ी को यदि हम काटते हैं तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लकड़ी का लकड़ी ही रहेगा। लेकिन यदि हम उसको जला दें तो उसके गुणों में परिवर्तन आ गया है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो निम्न में से रासायनिक परिवर्तन हमको बताना था, तो जो आपको दिए गए हैं इसमें से लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा से जंग एक अलग चीज है, ठीक है। इसके बाद जो भोजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पच जाना, और पचने के बाद वो भोजन नहीं बन सकता है ना। भोजन का पचना है ना, भोजन का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो जल जाता है, पक जाता है, तो उसके गुणों और कणों में अंतर हो जाता है। इसके बाद मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप कि मित्रों आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों, और अगले चैप्टर हम जल्दी अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।